क्या ये सिर्फ आप डायरेक्टली कंपेल करना किसी को भीख मांगने से इसलिए कह रहे हो, या फिर इसमें इनडायरेक्ट कॉजेज भी होंगे? और अगर इनडायरेक्ट कॉजेज होंगे तो उनकी क्या परिभाषा होगी और उनकी लिमिट क्या होगी? थैंक यू। सबसे पहले मैं निनाद आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने कहा कि बैग, तो आप बिल एक बार, मैं हो सकता हूँ मेंशन करना भूल गया हूँ, एक बार आप बिल चेक कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस लाइक कंपेलिंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू बैग, डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज वुड गिव द प्रोविजन फॉर द या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ओके। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ बेगिंग ही नहीं, अगर अब आपने जैसे कि कहा कि सोशली अगर उसको वो किया जा रहा है, तो क्या उसके फैमिली के आपने आपका क्या क्वेश्चन था? बेगिंग, मैंने ये नहीं बोला कि पेनल्टी आप उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने बोला है कि बेगिंग के अलावा, अगर उनके पास बेगिंग करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, तो आप क्या आपकी मिनिस्ट्री इस बिल के थ्रू क्या प्रपोज कर रही है, किस तरह से उनको रिहेबिलिटेट करेगी, किस तरह से उनको सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगी? क्योंकि आपने तो बेगिंग करने से भी मना कर दिया है, और एक तरफ आपने कोई उसका वो भी नहीं बता, उपाय भी नहीं बताया कि किस तरह से वो रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो दे आर कंपेल्ड टू बेग। सो बस ये बात है। देखिए, पहली बात तो अगर उस पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बैक करने के अलावा, तो फिर हम उसको फर्स्टली, या उसको कोई, उसकी फैमिली उसको रख नहीं रही है अपने पास, फर्स्टली हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे। सेकेंडली हम उनके लिए कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक उनके पास सिर्फ बेगिंग का ऑप्शन ना रह जाए। हम उनको कुछ ना कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। See, begging सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं, मेल फीमेल, इट इज़ द पार्ट ऑफ socially. But if you're forcing anybody to beg just because he's a transgender, that has been discussed in law. So I think it is clear, and that suggestion of Nana that in developing job opportunities for them and their rehabilitation, this will be considered with in consideration with human and child development ministry. Thank you. And आपसे जो सवाल पहले करे गए थे उनका भी आप जवाब अभी दे सकते हैं। ओके। एंड सेकेंडली मलिक, आपने कहा था कि उनको कंपेल करने की क्या एक डेफिनेशन होगी। कंपेलिंग कैन बी, जैसे नॉर्मली फोर्सफुली अगर मैं किसी से कह रहा हूँ नहीं तुम्हें करना है, दैट कैन ऑल्सो कम इन कंपेल, या इसके अलावा उसको फिजिकली हर्ट करना, मेंटली अब्यूज़ करना कैन ऑल्सो कम इन फिजिकल कंपेलिंग। अब speaker asked scientific parameters for defining third gender in the council. So this suggestion has also been taken into consideration, and this will be referred to health ministry before further amendments for defining criteria for third gender. And next question was अनुभव, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड जेंडर कैटेगरी, अगर हम आधार कार्ड में, आपका ये क्वेश्चन था कि आधार कार्ड में अगर हम कर दे रहे हैं तो वाई इट इज़ द नीड कि हम उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ दें। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में आधार कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी हैं या आप एसटी हैं तो तब भी आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर इसमें हैं। तो वैसे ही हमने ट्रांसजेंडर को एक आइडेंटिटी प्रूफ दिया है कि फर्दर उनको कभी कोई इस तरीके से
वायलेट ना कर सके, उनसे बाद में ये कोई ना पूछ सके कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो दैट इज़ एन जस्ट एन प्रूफ कि हाँ ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है। अभी उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको जब मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाएगी, तो जैसे हमने जो क्लासेस को दबाया जा रहा था, इन सब के लिए जैसे मेजर्स लिए गए हैं, वैसे ही मेजर्स अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए लिए जाएंगे। तो हम एक सर्टिफिकेट लेके चलते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, जो सो ये रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। सो सर्टिफिकेट इशू करने का एक मोटिव ये भी है कि जो फर्दर मेजर्स लिए जाएं उनके हेल्प के लिए, उनके लिए इजी, दे आर द सुटेबल कैंडिडेट्स कि हाँ उनको हेल्प मिलने चाहिए। एंड इसके अलावा आपने बात करी थी कि कोर्ट्स फॉर द थर्ड स्ट्रीम। तो अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम उनको क्यों नहीं मेन स्ट्रीम उस लाइफ में ला रहे हैं, और अगर हम दूसरी तरफ उनके लिए अगर थर्ड कोर्ट कर देंगे तो एक तरीके से हम उनको मेन स्ट्रीम से अलग नहीं कर देंगे, हम उनको मेन स्ट्रीम से एकदम अलग कर देंगे, नहीं ये आपका कोर्ट है, आप हमारे कोर्ट में नहीं आ सकते, वो तो और ज़्यादा वायलेशन हो गया उनके लिए। और आपने बोला था कि मैरिज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन बिल, क्लियरली हमारा बिल का जो नाम है द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल, हम उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो राइट्स हैं उनको कोई वॉयलेट ना कर सके, इसलिए हमने ये बिल निकाला है। हाँ, अगर फर्दर इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट या कोई इस तरीके का एक्शन लिया जाता है कि उनकी मैरिजेस पे किया जाए, तो फर्दर कोई और बिल इस पे बनाया जा सकता है। थैंक यू स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर। अभी बात की गई कि जो कास्ट के लिए हम लोग शायद जो उनको रिजर्वेशन में फ़ायदा मिल सके, तो अभी इसमें ये आप ही ने रेस किया पॉइंट, तो दिमाग में आया कि इनके लिए कोई रिजर्वेशन का इसमें प्रोविज़न क्यों नहीं रखा गया है। सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन बिल, पहले आप उनके राइट्स, अभी फर्स्ट टाइम ये टेबल अप हुआ है और अब यू आर रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रांसजेंडर, सो रिजर्वेशन अभी ले आना रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम लोग थोड़ा ना कर रहे हैं, हम लोग उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, या राइट्स प्रिजर्व करने के लिए। अभी आप रिजर्वेशन, अभी आप वेलफेयर स्कीम्स, हम इस बिल का वो पार्ट नहीं, दिस विल कम फर्दर विद द हेल्प ऑफ HRD मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। ओके, थैंक यू। आप लोग अगर आपस में ही बात कर लेंगे तो मेरी क्या जरूरत है। ओके, आपका सवाल। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांस, किसी ने कहा कि थर्ड जेंडर डिफाइन, जब सुप्रीम कोर्ट ने, यस विभव सर ने क्वेश्चन रेज किया था कि गौरी और लक्ष्मी केस में जब थर्ड जेंडर बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन और जेंडर पेयर्स जैसी चीज़ें लाने की, तो मैं ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन क्लियर करना चाहूँगी। जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होने की वजह से जो कुछ जो ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं उन्हें अर्ली स्टेज में ट्रांसजेंडर मान लिया जाता है। सो अगर वो अपनी पहचान वापस पाना चाहें एज अ मेन एंड वुमेन, तो उसके लिए प्रोविजन है इसमें। सो दैट्स व्हाई द टर्म ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन वाज इंक्लूडेड, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर, दे आर नॉट ट्रांसजेंडर, एंड उनको एज अ रिकॉग्निशन दे दिया गया है कि आप ट्रांस मैन हो, तो उसके लिए वो टर्म यूज किया गया है। देयर इज नो सच वायलेशन टू सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। थैंक यू स्पीकर सर, बोलने का मौका देने के लिए। पहले अनुभव जी का जवाब देना चाहूँगा। अनुभव जी ने कहा कि रिजर्वेशन की बात की, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो रिजर्वेशन की बात की गई है, एक सोशली और एक एजुकेशनली, जिसका वर्ल्ड ओबीसी के लिए किया गया, और SC ST को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया, लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन बाकी हमने लॉज के थ्रू दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके रिजर्वेशन उस तरह दे दें। बात आती है कि जो मेरा क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया कि राइट्स के वायलेशन के लिए इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इसका नाम जो है वो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एंड राइट्स बिल, और जो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें होमोसेक्सुअलिटी के लिए, तो ये अलग से उन्होंने पार्ट बताया। मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर के राइट्स पर ही अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, जिसमें कहा गया था कि
वो उनका ये राइट है कि नहीं है, उनके नेचुरल राइट पे क्वेश्चन उठाया गया कि उनका नेचुरल राइट है कि वो मैरिज कर सकते हैं जिससे चाहे उससे, और उसने इसको अपने मेजॉरिटी डिसीजन में 9-2 के मेजॉरिटी डिसीजन से उसने इसको रूल आउट कर दिया कि उनकी नेचुरल राइट है उस पर हेल्थ और हाइजीन के, उन्होंने पॉइंट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि वो लेजिस्लेचर का काम है कि वो हेल्थ हाइजीन के टॉपिक को रखे, बट एज अ सुप्रीम कोर्ट हम नेचुरल राइट को उनके रोक नहीं सकते, और हेल्थ हाइजीन के टॉपिक को उसने हटाते हुए उसको दिया। तो ये उनके राइट का ही क्वेश्चन है, जो इसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एंड राइट्स। तो इस राइट्स में क्या मैरिज के राइट्स को आप कहां तक शामिल कर रहे हो, दैट इज माय पॉइंट। मेरा देखिए अच्छा थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मेरा पॉइंट भी एक एक्सटेंशन होगा जो इन्होंने सवाल किया उसी का। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर सोसाइटी में ट्रांसजेंडर लोगों को कम हुकूक मिल रहे हैं, कम राइट्स मिल रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे समाज में इनके लिए जगह नहीं है। मेजरली बिकॉज इनको हम शादी नहीं करने देते, और फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इटसेल्फ is an important component of our society. तो the moment we don't allow, जब हम इन्हें अलाउ नहीं करते हैं शादी करने से, हम इन्हें खुद ही सोसाइटी के बाहर कर रहे हैं। तो जहाँ राइट्स की बात आती है, क्योंकि कोई विधि ऐसी नहीं है जो इन्हें शादी करने का हक फराहम करती है, मतलब करें या ना करें तो दूर की बात, इन्हें हमारे लॉ के अंडर शादी करने का हक भी फराहम नहीं है। तो क्या लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है ऐसा लॉ लाने के लिए? और क्यों ऐसा मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हम देखें कि वो कैसे फैसले करें और बाद में देखें, क्योंकि ग्रांटिंग द राइट्स एंड ग्रांटिंग जस्टिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द जस्टिस मिनिस्ट्री। थैंक यू ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर। मुझे एक पॉइंट जो उत्सव जी ने कहा उसके एडिशन में कहना है। इन्होंने कहा कि हमें हमारे देश में रिजर्वेशंस जेंडर के बेसिस पे नहीं मिलता है, पर पॉइंट ये है कि हमें जेंडर के बेसिस पे भी मिलता है, गर्ल्स को मिलता है, वो पार्लियामेंट में भी है, वो हर एक इंस्टीट्यूशंस में होता है, जॉब्स में होता है। तो हम अगर फीमेल्स को दे सकते हैं तो हम ट्रांसजेंडर्स को भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। थैंक यू। मैं मलिक के पॉइंट्स बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। एक हमने इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कहीं भी नहीं की है। मतलब एज एन अगर हम फैमिलीज़ को कम्युनिटीज़ के मतलब टोटल वेलफेयर के बारे में सोचें तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे रादर दैन थिंकिंग अबाउट जस्ट एन इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ एन ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। एक कम्युनिटी की तरह अगर हम उन्हें अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे हम दूसरी कम्युनिटीज़ को करते हैं, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, मतलब उनके इंस्टीट्यूशन और रिहेबिलिटेशन के लिए। ओपन डिस्कशन है, आप बोलिए। मिस्टर स्पीकर, एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया कि क्या सेक्शन 377 आईपीसी का उसकी अमेंडमेंट की कोई बात नहीं लाई गई है ट्रांसजेंडर बिल में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आया है, उसने ओवर रूल किया है दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन, तो क्या इसमें संशोधन लाने की ज़रूरत लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को नहीं लग रही? आप उनको भी मौका दे दीजिए, फिर आप सारे सवालों को साथ में जवाब दे दीजिएगा। ओके। धन्यवाद सभापति महोदय, उपसभापति एक महोदय। मिनट। जैसा कि मेरे कलीग ने कहा, मलिक फहाद और निराज जी ने, कि आपने सिर्फ एक कम्युनिटी मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक काफ़ी अप्रोच रहा है मिनिस्ट्री का इस पूरे मुद्दे पर। तो आपने पूरा, जैसा कि अभी फिर बात हो गई कि सेक्शन 377 एलजीबीटी की बात, उसमें भी किसी तरह के संशोधन नहीं हुए जिसकी आवश्यकता थी उनके मुताबिक। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक सुझाव है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये लॉ एंड सोशल जस्टिस है, इनका काम सिर्फ राइट्स तक ही लिमिटेड है जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि वो अगर उनके राइट के प्रिवेंशन और एजुकेशन पॉलिसीज़ और उनके अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो क्या उस पर सरकार की तरफ से या न्यायालय की तरफ से क्या प्रावधान हो सकते हैं। एलजीबीटी की जब आप बात करेंगे तब इसमें और भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो अगर आपको पूरे आर्टिकल 377 पर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट चाहिए तो फिर आपको जितने भी
कमिटीज़ हैं और जो बनाई गई है माइनॉरिटीज़ बोल रहा हूँ, ट्रांसजेंडर या फिर एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इन सब पे बात करने के लिए फिर आपको पूरा एक कंपैरेटिवली सारी मिनिस्ट्रीज़ को साथ लाना होगा। फिर आप बात कर पाएंगे कि अगर एक जैसे कोई लेस्बियन मैरिज होती है तो वो कैसे होगी, या एक गे मैरिज होती है तो वो कैसे होगी। और इस पर फिर जो रीसेंट ईयर्स के वो चाहे जैसे कि अभी एक पिक्चर आई थी अलीगढ़, वो गे मैरिज पे गे मतलब गे अप्रोच पे ही बेस्ड थी। उसने उसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कि गे मैरिज या लेस्बियन मैरिज एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ओवर रूल किया था, जैसा कि मेरे मित्र मलिक जी ने कहा कि ये जो डिसीजन है कि होमोसेक्सुअलिटी का, इसमें आप इसमें अभी ये क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी है, लेकिन अभी इस पे अमेंडमेंट की जरूरत है कि इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी या फिर जो गे मैरिजेस है या लेस्बियन मैरिजेस है ये होनी चाहिए या नहीं। इट इज स्टिल इन पेंडिंग, इस पे भी कोई कोई डिसीजन नहीं आया है। एक क्लैरिफिकेशन, शायद मेरी बात को गलत समझ रहे थे। नाज फाउंडेशन केस दिल्ली हाई कोर्ट का था, उसमें कहा गया था कि सेक्शन धारा 377 आईपीसी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आपको वो राइट्स नहीं देती जो बाकी लोगों को फराहम है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सब्सिक्वेंटली जजमेंट आया था दिसंबर 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो पिछला जजमेंट है नाज फाउंडेशन जजमेंट वो गलत है और धारा 377 तब तक नहीं बदल सकती जब तक ये हाउस उसे नहीं बदलेगा। दूसरा सवाल जो मेरा था कि क्या अप्रोच है धारा 377 को लेके, जैसे इन्होंने कहा कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कंसल्ट होनी चाहिए थी, जैसे डेफिनेशन में खुद ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कंसल्ट करेंगे, तो क्या इतना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बनाने से पहले सभी मिनिस्ट्रीज से डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? थैंक यू। अपने क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन दूंगा। रंजना जी ने कहा कि हम विमेंस को रिजर्वेशन देते हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम विमेंस को सेक्स के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं देते, हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर रिजर्वेशन देते हैं। और आर्टिकल 15 एंड 16 के जो थीम कहती है वो कहती है कि महिलाओं बच्चों को विशेष प्रावधान करने से स्टेट को नहीं रोका जाएगा। पहली बात, जैसे कि हम रिलीजन के बेस पे भी रिलीजन देते हैं, रिलीजन के बेस पे नहीं देते, लेकिन हम मुस्लिम कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी जो भी ओबीसी में बिलोंग करती हैं उनको रिजर्वेशन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रिजर्वेशन के बेस पे देते हैं, उसको रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन देते हैं। बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया है वो सोशल, एजुकेशनल एंड SC/ST कम्युनिटी को अलग किया गया है, और हमारा कोई क्राइटेरिया न सेक्स है और न ही रिलीजन है। रिलीजन हम मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल देते हैं, बट वो हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को बेस बना के देते हैं। बार बार हमारे मित्र यूज़ कर रहे हैं सोशल सोशल सोशल, तो ये सोशल एक्सप्लॉयटेशन ही तो है ट्रांसजेंडर्स का, कि उनको सोसाइटी से अलग रखा जा रहा है। सो इसलिए मैंने रिजर्वेशन की बात की थी। बार बार आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड सोशल, तो वो उसी पे तो बेस्ड है ना, जो ट्रांसजेंडर्स को हम लोग सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। थैंक यू। Last 2 minutes for discussion. Okay. थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। जैसा इन्होंने अभी बताया कि फीमेल्स को उस कैटेगरी में नहीं रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या आप सारे ही देश की फीमेल्स को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड समझते हैं कि सबके लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ता है, या इसका क्या क्लैरिफिकेशन कि वो सोशली बैकवर्ड है इसका? ओके। आदर्शिका। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग, आर्टिकल 15 इज कि आपको द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन ओनली। मतलब अगर यही एक डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का, उसका चौथा जो सब आर्टिकल है वो साफ साफ बोलता है नथिंग कंटेन दिस प्रोविजन शेल इफेक्ट द स्टेट टू मेक स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर चिल्ड्रन और वुमेन। हाँ, वो बिल्कुल जेंडर पे नहीं, लेकिन वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये एक एक्ट बन रहा है।
इधर से किसी का आखिरी सवाल? ओके, आपका जो भी। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, अपनी मतलब पॉइंट का एक्सटेंशन ही है कि जब आप बात करते हैं आर्टिकल 377 की, जिसके खिलाफ मतलब कि लक्ष्मी, गौरी, नाज फाउंडेशन और भी ऐसे तमाम ट्रांसजेंडर्स एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने याचिका दी थी, और जिस पे अंतरिम निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2015 में कि ट्रांसजेंडर जो है ये आपके देश में थर्ड जेंडर का इन्हें कैटेगरी दी जाएगी। अब इस पे बहस, अब जब आप बहस करते हैं एलजीबीटी के कॉन्सेप्ट पे, तब बात आती है पूरी, तब एलजीबीटी पे किसी भी तरीके के राइट्स की बात करने पे आप फिर बहुत बहुत सारी टेक्निकलिटीज है कि अगर एक लेस्बियन ट्रांसजेंडर से कोई शादी करना चाहता है तो, या फिर कोई ट्रांसजेंडर किसी आदमी से शादी करना चाहता है तो, बहुत कोई ट्रांसजेंडर औरत से शादी करना चाहती है तो, इन सब चीज़ों को लेके जो एक मेंटल मेकअप है सोसाइटी का, वो क्या रहेगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्मल सी बात कही थी कि अभी के लिए कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनके ह्यूमन राइट्स हैं, सिर्फ ये दो चीज़ पहले बेटर हो जाए जिससे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स का अपलिफ्टमेंट हो, उसके बाद हम आर्टिकल 377 में किसी भी तरीके के अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार होंगे। मतलब पहले अगर उनकी एजुकेशन पॉलिसी, उनके ह्यूमन राइट्स, उनका राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीक अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए तो हाँ, उसके बाद जो आपका 377 का पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर भी अमेंडमेंट और डिस्कशन की पॉसिबिलिटीज़ बनने लगेंगी। धन्यवाद। सो तन्मय, आपका सवाल? चलिए, लास्ट है ये, इसके बाद इस पे ना कोई डिस्कशन होगा, फिर सिर्फ तन्मय अपने पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। ऑनरेबल मेंबर ने बहुत सही बातें कही कि और भी काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिनसे आप इनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन माय पॉइंट अगेन रिमेन्स कि द मेन फैक्टर जो इन्हें सोसाइटी से अलग कर रहा है वो ये है कि इनकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, इसलिए इन्हें अलग रहना पड़ रहा है। क्योंकि फैमिली का यूनिट जो है सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट फैमिली है, और जब उनकी फैमिली में ही जगह नहीं है तो वो सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपको इनकी राइट्स भी देखने पड़ेंगे, और उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ये पार्लियामेंट वोट अगर अमेंडमेंट का करेगा तो आईपीसी में डायरेक्टली अमेंडमेंट हो जाएगा, वो इनके ही नए जो एक्ट है उसका एक हिस्सा हो सकता है। सेकेंडली, एक और एग्जाम्पल आई थी सीआईआई पाकिस्तान में, जो उनका सेंट्रल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन यानी जो चीफ एडवाइजरी बॉडी है उनकी लॉज बनाने के लिए रिलीजियस मैटर्स में, उन्होंने एक एग्जाम्पल, जो जैसे कह रहे थे कि शादियाँ कैसे हो सकती हैं इनकी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मतलब आप मेन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें देख के डिसाइड करें और उसी हिसाब से वो अपने ऑपोजिट जेंडर से शादी कर सकते हैं। तो ये एक ये हो सकता है, क्योंकि इस कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही सिचुएशंस हमारी कंट्री से सिमिलर हैं, तो वी कैन टेक अ क्लू फ्रॉम दैट। ओके, तन्मय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जैसा आप लोगों ने एक पॉइंट रखा था होमोसेक्सुअलिटी मैरिज का, तो आप लोगों के सजेशंस की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इसको उसमें टेबल अप करूँगा। और इसके अलावा सेक्शन 377 जो मलिका आपने कहा, इसमें भी हम चेंजेस लाएंगे और इसको हम एक अमेंडमेंट का पार्ट हम घोषित कर रहे हैं। और थैंक यू। एंड हाँ, निनाद, जो आपने पॉइंट रखा है हम उसको एक केस स्टडी के बाद कोशिश करेंगे कि हम उसको टेबल अप कर सकें। फर्स्ट पॉइंट जो आपने रखा था कि फैमिली वाला। थैंक यू। प्लीज़ आप उसको क्लियर कर दीजिए, जो भी पॉइंट उन्होंने बोला उसको क्लियर कर दीजिए। निनाद ने एक पॉइंट रखा था फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, तो जैसे कि उसमें हम लोगों ने एक कोशिश, जैसे निनाद मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के प्रोविजंस हैं। एंड अगर इन केस जितने टाइम पीरियड के लिए जब तक उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को फैमिली नहीं रख रही है तो हम उनको उस ट्रांसजेंडर पर्सन को रिहेबिलिटेशन सेंटर शिफ्ट कर देंगे। ओके ओके, द सेशन इज एडजर्न्ड नाउ। अब सर, ऑलराइट, थैंक यू। 5 मिनट की बातचीत करेंगे हम, फिर हम चर्चा को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर
बिल का नाम क्या है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? ट्रांसजेंडर पर्सनल्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016, है ना? ठीक है, आपने इसको टेबल किया, आपने इसमें ठीक है, पहले मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के हिसाब से इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी है अभी? आप में से कोई भी बता सकता है? हाँ बताइए। सो एक्चुअली जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको सोसाइटी में वो दर्जा नहीं दिया जाता है जैसे मेल और फीमेल को। उन्हें बहुत मतलब हमें जो पहले था 10 साल पहले या अभी भी है कहीं ना कहीं जैसे SC/SCs को कि तुम लोअर कास्ट हो, तो ट्रांसजेंडर को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है ऑफिसेज में हर जगह पे। तो इसलिए इस बिल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज राइट, तो मुद्दा ये आता है कि ट्रांसजेंडर के साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे ऑफिस हो गया या कहीं भी हो गया, तो वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ उनके साथ डील किया जा रहा था, उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था, है ना? और जैसा इन्होंने कहा कि ऑलरेडी कई सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं हमारे देश में जिनको इस तरह की ट्रीटमेंट पहले भी दी जाती थी और कुछ हद तक अभी भी दी जा रही है ना? ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बता रहे हैं? हाँ बताइए। सर, जिस देश के संविधान में आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 की बात करते हैं और राइट टू लिव जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो इस देश में मुझे नहीं लगता कि फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सही है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए जितने भी तरीके के पैरामीटर्स ऑफ मेजर्स लेने पड़े वो सही हैं। तो फिर उस लिहाज से ये बिल बहुत ही आवश्यक था। बिल्कुल ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि सबको इक्वल एक्सेस हो, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए ट्रांसजेंडर बिल है। तो फिर इसमें 70 साल क्यों लग गए? अगर आपने 47 से बातचीत शुरू करी समानता की, तो 70 साल क्यों लग गए, है ना? वाई 2016 और 2015? हाँ बताइए। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि जो राइट्स फराहम है सिटीजन्स को, दे शिल बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो मोरालिटी और डिसेंसी के हिसाब से मुझे लगता है हमारी सोसाइटी या तो इतनी डेवलप नहीं है या फिर उसका एक अलग नज़रिया है जहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एक्सेप्टेबल नहीं था, तो 2016 में ऐसी कौन सी क्रांति आई है जो अब वो नॉन एक्सेप्टेबिलिटी से एक्सेप्टेबिलिटी की ओर आ गया है? या क्रांति नहीं, या बदलाव ही बताइए। हाँ सर, बदलाव ये बदलाव ज़्यादा आ रहा है सर। सर, पिछले 5-7 सालों में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है ट्रांसजेंडर का, चाहे यूरोप ले लें चाहे अमेरिका ले लें, कि पहले ये इतना बड़ा इशू नहीं था, न कि इतनी पॉपुलेशन थी, लेकिन पिछले 10-20 सालों में ये एक बड़ी पॉपुलेशन इसकी बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से, चाहे उसके कोई भी एस्पेक्ट रहे हों, और एक ये मूवमेंट का रूप ले लिया। इनके राइट्स की बात पहले हम नहीं सोचते थे, क्योंकि पहले अब ह्यूमन राइट्स का सवाल आज जितना है 10 साल पहले नहीं था। ठीक है, तो ये एक जनरल ग्लोबल ट्रेंड देखा जा रहा है कि विश्व भर में नागरिक अपने राइट्स को लेके अवेयर हो रहे हैं, है ना? एंड दे आर डिमांडिंग दैट देयर राइट्स बी ग्रांटेड टू देम, है ना? तो इसी कारण 2016 में इस बिल की जरूरत पड़ी। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर एक चीज़ और है सर, प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, सब कुछ आ गया और इतना टाइम लग गया सर, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अभी भी उन लोगों की नहीं हो रही है। नहीं, अभी प्रोटेक्शन तो आया नहीं है ना, अभी आया मतलब नहीं, सर, अभी मतलब टेबल हो गया। हाँ, टेबल हो गया। तो सर Okay. अभी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है उन लोगों की। हाँ, तो भाई हम उसी पर अगली चीज़ जो बात करेंगे वो ये है कि ट्रांसजेंडर की जो ओरिजिन्स हैं वो दे हैव एग्जिस्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एटलीस्ट कपल ऑफ 1000 ईयर्स, है ना? महाभारत में भी उनका जिक्र है, उसके बाद रामायण का तो मेरे को नहीं पता, महाभारत में है, हाँ रामायण में हो सकता है, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो मुगल्स आए, मुगल्स के दरबारों में उनके कोर्ट्स में एक बहुत क्रिटिकल रोल रहा है उनका, ठीक है। तो जब वो लोग इस तरह से इम्पोर्टेंट रहे हैं कुछ रूलर्स के लिए, काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इतना समय क्यों लग गया अभी तक कि सोसाइटी उनको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है? अब देखिए ना, जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, जिनको हमने शेड्यूल में डाल के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब किया, जिनको पहले हम शूद्र मानते थे, उनके लिए भी एक लंबी दौड़ रही है 47 के बाद से अब तक।
बट फिर भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है उनके लिए। तो एक इस तरह के लोग, इस ओरिएंटेशन के लोग जो इस हायरार्कियल सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम से भी पहले के रहने वाले या बिलोंग करने वाले हैं, उनको अभी तक उनके अधिकार क्यों नहीं मिल पाए?